हाँ जी, इस लास्ट क्लिप में हम जल्दी से कॉम्पोजिशन लेवी का रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी हमारे जितने पूरे कॉन्सेप्चुअल वीडियो में हमने जिन भी कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है उनको गो थ्रू करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मैं चालू करूंगा आउटले से। मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिशन लेवी स्मॉल बिजनेसमैन के लिए होता है। कॉम्पोजिशन लेवी एक अल्टरनेट लेवी है। कॉम्पोजिशन लेवी जरूरी नहीं है कि हर स्मॉल बिजनेसमैन को लेना है। एक ऑल्टरनेट मेथड है, एक ऑल्टरनेट लेवी है, एक ऑप्शन है कि यदि आप स्मॉल बिजनेसमैन हो और आप नॉर्मल लेवी नहीं लेना चाहते क्योंकि आप कंप्लायंसेस का बर्डन नहीं चाहते, तो आप कॉम्पोजिशन लेवी ले सकते हैं। सर, आप बार बार कह रहे हो कि स्मॉल बिजनेस के लिए कैसे डिसाइड होगा कि कोई बिजनेस स्मॉल है? एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे, एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे, और आगे समझेंगे। यदि मैं आपको कॉम्पोजिशन लेवी का आउटले दूं, सेक्शन 10 कॉम्पोजिशन लेवी की कथा लिखता है। सेक्शन 10 ने 6 बच्चे दिए। सबसे पहले सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 जो कॉम्पोजिशन लेवी की बात करता है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट। बट यदि आप कॉम्पोजिशन लेवी लेना चाहते हो तो आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करनी पड़ेगी, कुछ कंडीशंस पूरे करने पड़ेंगे। और कोई भी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट जिसको 10(1) में कॉम्पोजिशन चाहिए, उसको 10(2) की कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। तो 10(2) में हम पढ़ेंगे एक मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है जो उसको पूरी करनी है कॉम्पोजिशन लेवी के लिए। अब मैंने आपको बताया था रेगुलर लेक्चर में, जब पहली बार कॉम्पोजिशन लेवी आया था तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट के लिए आया था, जिससे सर्विस प्रोवाइडर नाराज हो गए। तो फिर जीएसटी आने के 2-3 साल बाद एक नया बच्चा पैदा हुआ, एक नया सबसेक्शन आया 10 में, 10 सबसेक्शन 2A, जो कि कॉम्पोजिशन लेवी ऑन सर्विस प्रोवाइडर की बात करता है। यदि आप मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट वाले हो तो आप 10(1) में कॉम्पोजिशन लेना। यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप 10(2)A में कॉम्पोजिशन लेना। अब हमने मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट को कुछ कंडीशंस दी 10(2) में, सर्विस प्रोवाइडर को भी कंडीशन देंगे 10(2)A में। ये कंडीशन एग्जैक्टली सेम है, पढ़ेंगे हम। फिर 10(3) से 10(5), 10 सबसेक्शन 3 से 10 सबसेक्शन 5, रीड विथ रूल 3, 4, 5, 6 में प्रोसीजरल कंप्लायंस वाला पार्ट आया। चलो, अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 10(1) में। 10(1) मैं 4 से 5 बार बता चुका हूं। मैन्युफैक्चरर, गुड्स बनाने वाला, ट्रेडर, उस गुड्स को बेचने वाला, और रेस्टोरेंट, खाना खिलाने वाला, इन 3 लोगों के लिए आया था। यदि आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हो तो ही आप कॉम्पोजिशन लेवी के लिए आ सकते हो, ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है। यदि आप स्मॉल बिजनेसमैन हो तो हमने आपको एक ऑप्शन दिया है। सर, स्मॉल बिजनेसमैन कैसे पता चलेगा? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन लेना चाहते हो उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखना, अप टू 1.5 करोड़ होना चाहिए। पर कुछ 8 स्पेशल स्टेट्स हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन 8 स्टेट्स में 75 लाख तक की एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट चलेगी। क्या बोला मैंने? यदि आप मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो और स्मॉल बिजनेस हो, स्मॉल बिजनेस मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ या 8 स्टेट्स में 75 लाख है, तो आप स्मॉल बिजनेसमैन हो और आप लोग कॉम्पोजिशन ले सकते हो। मतलब यदि किसी मैन्युफैक्चरर का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ 25 लाख से, तो वो ले सकता है। बट यदि 1 करोड़ 80 लाख से, तो वो नहीं ले सकता। ठीक है। यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इस रेंज में है और बाकी कंडीशंस आप फुलफिल करते हो तो आप कॉम्पोजिशन में आ जाओगे। फिर आप पे रेट्स लगेंगे। यदि आप मैन्युफैक्चरर हो तो 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, यदि आप ट्रेडर हो तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इन स्टेट। यही डिफरेंस है। टर्नओवर इन स्टेट में टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, निल रेटेड सारी सप्लाई आती है। तो मैन्युफैक्चरर से हम 1% पे करवा रहे हैं सारी सप्लाईज का, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट सारी सप्लाईज का। बट ट्रेडर से हम बोल रहे हैं कि तू 1% पे कर सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज का।
रेस्टोरेंट के लिए है 5% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। थर्ड पॉइंट बच जाता है, उस पर मैं फिर से आऊंगा। यदि मैं सेक्शन 10(2)(a) की बात करूं तो 10(2)(a) सर्विस प्रोवाइडर के लिए है या उन लोगों के लिए है जो 10(1) के लिए अनफिट है। इस केस में आप एक स्मॉल बिजनेसमैन कब कहलाओगे? जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 50 लाख होगा। यदि 50 लाख से ज्यादा रहा तो आप 10 सबसेक्शन 2A में कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते। इस केस में टैक्स रेट हो जाता है 6% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। अब हमें बात करनी चाहिए कुछ कंडीशंस की, जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि यदि आपको कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है 10(1) में या 10(2)(a) में, आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी और ये कंडीशंस एग्जैक्टली सेम है, एक कंडीशन को छोड़ के। एक कंडीशन ऐसी है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए लगती है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली फॉर 10(1) नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब यदि कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं दे सकता। यदि किसी मैन्युफैक्चरर ट्रेडर को कंपोजिशन लेवी में आना है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं दे सकता, बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस दे सकता है, थोड़ी सी सप्लाई ऑफ सर्विस दे सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर नहीं होगा जो थोड़ी सी सप्लाई ऑफ सर्विस ना दे। कभी कभी हम अनइंटेंशनली ही थोड़ी सी सप्लाई ऑफ सर्विस दे देते हैं। मैं फिर से इसके थर्ड पॉइंट पे आता हूं, अब मैं आपको इसका थर्ड पॉइंट पढ़ाऊंगा। इस थोड़ी सी सप्लाई ऑफ सर्विस को कहते हैं मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस। कितनी होती है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और 5 lakhs विच एवर इज हायर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और 5 lakhs विच एवर इज हायर। तो मैंने क्या बोला कि सर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं दे सकता एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, बट बाद में जब ये पता चला कि ये तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल ही नहीं है, तो एक प्रोविजन इंसर्ट करके उनको मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस करने दिया, जो कि है 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 lakhs विच एवर इज हायर। यदि मैं बाकी कंडीशंस की बात करूं तो कोई भी मैन्युफैक्चरर ट्रेडर रेस्टोरेंट या कोई सर्विस प्रोवाइडर है 10(1) 10(2)(a), यदि उसको कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता। मतलब वो अल्कोहलिक लिकर और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं कर सकता। वो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, मतलब बाहर सप्लाई ही नहीं दे सकता। इंटर स्टेट आईजीएसटी वाली सप्लाई नहीं दे सकता। इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई मतलब इंटर स्टेट परचेजेस कर सकता है। यदि कोई मैन्युफैक्चरर ट्रेडर रेस्टोरेंट या सर्विस प्रोवाइडर कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो वो सीटीपी और एनआरटीपी नहीं होना चाहिए, ना ही वो किसी ईसीओ के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विस करना चाहिए। कौन से ईसीओ? जो सेक्शन 52 में रजिस्टर्ड हो। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक कॉम्पोजिशन डीलर ईसीओ के थ्रू सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकता है। ये एक अमेंडमेंट है जो पहले आया था बट आज तक बच्चों को सताता है। नेक्स्ट पे चले तो कॉम्पोजिशन डीलर कुछ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर सकता, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी, करंट फाइनेंशियल ईयर में भी। जो बाकी कंडीशन है वो आपको सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में देखनी है, बट मैन्युफैक्चरिंग वाली आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर दोनों में देखनी है। और यदि आप कॉम्पोजिशन डीलर लेना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है। ट्रेडिंग अलाउड है, मैन्युफैक्चरिंग मत करना। इसके बाद कुछ नॉर्मल पॉइंट्स की बात करूं तो एक कॉम्पोजिशन डीलर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। एक कॉम्पोजिशन डीलर यदि कोई इनवर्ड सप्लाई लेता है जिसमें आरसीएम पे टैक्स पे किया जाता है, तो कॉम्पोजिशन डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस आरसीएम वाली सप्लाई को स्पेसिफिक रेट पे ही डिस्चार्ज करे। फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरर है, अपनी बाकी की आउटवर्ड सप्लाई तो 1% पे डिस्चार्ज करेगा, बट यदि उसने कोई लीगल सर्विस ले रखी है तो वो 18% पे ही डिस्चार्ज होगी। एक कॉम्पोजिशन डीलर रेसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। एक कॉम्पोजिशन डीलर अपने परचेजेस का आईटीसी नहीं ले सकता। एक कॉम्पोजिशन डीलर कॉम्पोजिशन स्कीम में कब एंटर करता है? जब वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख जो भी अप्रोप्रिएट लिमिट है वो क्रॉस नहीं करता।
अब मजे की बात है लैप्स की, क्या कि करंट फाइनेंशियल ईयर में भी उसको कॉम्पोजिशन स्कीम तब तक ही मिलेगी जब तक करंट फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ 75 लाख 50 लाख क्रॉस नहीं हो जाता। जिस दिन करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर इस लिमिट को क्रॉस कर गया, कॉम्पोजिशन स्कीम लैप्स हो जाएगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि एक पैन के अंदर बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड हैं तो सारे ही लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी या फिर सारे ही लोगों को नॉर्मल लेवी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पैन के अंदर कुछ लोग कॉम्पोजिशन लिए बैठे हैं, कुछ नॉर्मल लेवी लिए बैठे हैं। इसी के साथ मैंने कॉम्पोजिशन का 80% रिवीजन करा दिया है। 10, 15, 20% बाद के इंटीमेशन एंड विड्रॉल वाले टॉपिक बचे हैं। ओरली आपको यदि मैं वैसे बताऊं तो इंटीमेशन वाला टॉपिक ये बोलता है कि यदि आप कॉम्पोजिशन में आना चाहते हो तो आपको टैक्स ऑफिसर को इंटीमेट करना पड़ेगा। इंटीमेट करने के दो तरीके, या तो आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो इस केस में पार्ट बी, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म REG01 का पार्ट बी रहेगा वही इंटीमेशन रहेगा। और दूसरा, यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप कॉम्पोजिशन लेना चाहते हो तो आपको फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने से पहले फॉर्म CMP 02 में इंटीमेट करना पड़ेगा। बस इंटीमेशन में इतनी सी बात थी। हाँ, इफेक्टिव डेट ऑफ इंटीमेशन क्या बोला जाएगा, यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो जिस दिन आप पार्ट बी फाइल कर रहे हो वही इफेक्टिव डेट होगी। और यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप CMP 02 के रूट से जा रहे हो तो इस केस में इफेक्टिव डेट होगी कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद मैं विड्रॉल की बात करूं तो तीन कारणों से विड्रॉल होते हैं। पहला, आप लैप्स कर दी, मतलब आपका एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस हो गया या आपने 10-2 वाली कंडीशंस नहीं मानी। सेकेंड, वॉलेंट्री विड्रॉल, अब मुझे कॉम्पोजिशन में नहीं रहना, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। थर्ड, टैक्स ऑफिसर ने डिनाइल कर दिया कि इसको कॉम्पोजिशन नहीं देना। तीनों ही केस में बेसिकली विड्रॉल है। फर्स्ट यदि केस होता है तो आपको विद इन 7 डेज इंटीमेट करना पड़ता है कि मुझे विड्रॉ करना पड़ रहा है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम मोटा माटी इतना ही था। मैंने कोशिश करी है कि मैं सारी चीजों को गो थ्रू करा सकूं। अब इसके बाद आप सब लोग आ जाइए क्वेश्चंस पे। मैंने बहुत डीपली बहुत अच्छे से अपने पूरे एफर्ट्स दिए हैं कॉम्पोजिशन स्कीम समझाने में। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यदि क्वेश्चनर का प्रिंट आउट ना लिया हो तो पहले वो ले लेना। ई बुक सेक्शन में आपको जहां हैंड रिटन नोट्स मिले थे वहीं पे ये क्वेश्चनर का PDF भी मिलेगा, वहां से प्रिंट आउट ले लेना। फिर अपन मिलते हैं क्वेश्चनर वाले वीडियो में। थैंक यू।